आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। बस्तर में अलग अलग तसादुम में 24 नक्सली ढेर, एक जवान भी शहीद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, मुल्क अगले साल 31 मार्च से पहले नक्सल फ्री होने जा रहा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का हंगामा। हदबंदी और पंजाब में किसानों के मसले पर राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। नागपुर के कई इलाकों में इंतजामिया ने कर्फ्यू में दी नरमी। तशद्दुद के हवाले से इश्तियाल अंगेज पोस्ट शेयर करने वाले अकाउंट्स की पहचान जारी। अब तक 10 मामले दर्ज। मुलजिम फहीम समेत 6 अफराद के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का चलेगा मुकदमा। मगरबी बंगाल असेंबली के स्पीकर बिमान बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज। असेंबली में बोलने की इजाजत न दिए जाने का लगाया इल्जाम। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, रियासत में सिर्फ ममता बनर्जी का ही आइन है नाफिज। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का हुआ आगाज। मरकजी वजीर खेल डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलों का बाज़ाब्ता किया इफ्तिताह। मुल्क भर से 1300 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। आइए अब तफसील से डालते हैं खबरों पर नजर। जुमेरात को नक्सल फ्री इंडिया मुहिम और नक्सल फ्री छत्तीसगढ़ मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली। रियासत के बीजापुर और कांकेर अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग अलग तसादुम में 24 नक्सलियों को हलाक कर दिया। अफसरान ने बताया कि जुमेरात की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस की एक टीम बीजापुर और दंतेवाड़ा की सरहद पर वाक़े गांगूर थाना इलाके में नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन पर गई थी। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम ने बीजापुर में 20 और कांकेर में 4 नक्सलियों को हलाक कर दिया। इस दौरान बीजापुर में एक तसादुम के दौरान DRG का एक जवान शहीद हो गया। इसके अलावा मौके से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गौरतलब है कि हाल ही में वजीर आला विष्णुदेव साय ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें नक्सलिज्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने, बस्तर की तरक्की को तेज़ करने और सियाहत और इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने पर तफसीली बातचीत की गई। काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इंसास इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG जवान बहादुरी से महोदय से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा भी लगातार ये रेखा में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। उत्तर बस्तरी मार्ट डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर सरहदों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में 24 नक्सलियों को मार गिराया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इसे भारत को नक्सलियों से पाक बनाने की सिमत में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर किया, आज हमारे फौजियों ने नक्सल फ्री इंडिया मुहिम की सिमत में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। मोदी हुकूमत नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ आगे बढ़ रही है और इन नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है, जो हथियार डालने से लेकर शमूलियत तक तमाम सहूलियात के बावजूद हथियार नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल 31 मार्च से पहले मुल्क नक्सल फ्री होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा और बीजापुर सरहद पर नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि नक्सलिज्म के खात्मे की मुहिम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुसलसल कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई पर वजीर आला विष्णुदेव साय ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और जज्बे की तारीफ की। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है
और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। डबल इंजन सरकार का यही तो फायदा हो रहा है कि समन्वय के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हलकों की हदबंदियों के मामले पर अपोजिशन के हंगामा आराई के बायस कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। अब कल लोकसभा में बजट पास करने के अमल को आगे बढ़ाया जाना है। बीजेपी ने तमाम लोकसभा मेंबरान असेंबली के लिए व्हिप जारी कर दिया है। अपने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को जुमे को ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। गर्चे अपोजिशन के हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई बेहतर तरीके से नहीं चली और ऐवान की कार्रवाई जुमे तक मुलतवी करनी पड़ी, लेकिन इस दौरान भारत और इसराइल के दोस्ताना ताल्लुकात की झलक पार्लियामेंट हाउस के अहाते में जरूर देखने को मिली, जब इसराइल के एक सिफारती वफ्द ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के मंदिर को करीब से देखकर इसराइली सिफारती वफ्द काफी पुरजोश नजर आया। नागपुर में तशद्दुद के बाद इंतजामिया ने आज कई इलाकों में कर्फ्यू में नरमी कर दी है। इस दौरान डीसीपी नागपुर ने कहा कि इस मामले में कल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 4 साइबर सेल से मुताल्लिक हैं, जिनमें सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद और 2 फिरकों में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। ये इस मामले में 4 एफआईआर दाखिल हुई हैं, 27/25, 28/25, 29/25 और 30/25। इसमें जो पहली एफआईआर है वो ये है कि जो औरंगजेब के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट का जो वीडियो बनाकर और उसमें इस प्रकार की टिप्पणी कर कर उसको स्प्रेड किया गया, जिसमें वायलेंस को बढ़ावा दिया गया। उस पर 27/25 ऐसा एफआईआर दाखिल हुआ है। 28/25 जो वायलेंस जो वीडियोस हुए, उन वीडियोस को क्लिपिंग बनाकर उसको स्प्रेड किया गया, जिससे कि और फर्दर 2 समुदाय के बीच में वायलेंस हो। और तीसरा है 29/25, जिसमें अभद्र प्रकार के पोस्ट किए गए, जिससे फर्दर वायलेंस को प्रमाण दिया गया। और 30/25 में जो वायलेंस की वीडियोस हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया। उसमें किस प्रकार के एक कैप्शन दिए गए कि अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, और इसकी वजह से और उसको ग्लोरीफाई करके और उसको बढ़ाने के लिए अपील की गई, वो 30/25 में। और इस प्रकार से 4 एफआईआर दाखिल की है। 230 के ऊपर प्रोफाइल्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी है, ब्लॉक करने के लिए दिया है। और अभी एफआईआर में 50 के ऊपर प्रोफाइल्स उसमें डाली गई हैं। उन सबकी जानकारी हमने जो थर्ड पार्टी थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, उनसे हम लोग मांग रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार से जैसे जानकारी हमारे पास आती जाएगी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। और आज जहां ने बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। दिशा सालियान के वालिद सतीश सालियान ने हाईकोर्ट का रुख किया है। सतीश सालियान ने अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। महाराष्ट्र असेंबली में आज इस मसले पर जोरदार बहस हुई, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दी गई। ये बहस उस वक्त शुरू हुई जब बीजेपी के रुकन असेंबली अमित साटम और नीतीश राणे ने इस मसले को काफ़ी पुरजोर तरीके से उठाया। नीतीश राणे ने कहा कि इस मामले की मुंसिफाना तहकीकात होनी चाहिए और मुलजिमिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिशा सालियान के पिताजी ने जो एक क्रिमिनल एफिडेविट पिटीशन दाखिल किया है, उसके अंदर जो उन्होंने नाम लिए हैं 3 जनों को, तो उनकी चौकसी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। उनको विश्वास बैठ गया है कि उनके बेटी का गैंगरेप करके उनके ऊपर मर्डर हुआ है, ऐसा उनका विश्वास बैठ गया, जो उन्होंने सब जगह टीवी पे कहा है। तो उसके अनुसार सरकार ने उसका दखल लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। इतनी भूमिका सभागृह ने सरकार के सामने रखी। बीजेपी रुकन असेंबली अमित साटम ने कहा कि दिशा सालियान की मौत को लेकर 2022 में तश्कील दी गई एसआईटी की तहकीकात कहां तक पहुंची है, ये मुल्क और महाराष्ट्र के लोगों के सामने आना चाहिए। इस संदर्भ में महाराष्ट्र की सरकार ने दिसंबर 2022 में एक एसआईटी की घोषणा की थी। उस एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहां तक आया है, उस इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स क्या है,
ये जल्द ही महाराष्ट्र के सामने, देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये आने चाहिए। विधानसभा में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमने मांग की और महाराष्ट्र के सरकार के गृह राज्य मंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ये एसआईटी के फाइंडिंग्स ये जनता के सामने लाए जाएंगे। कांग्रेस ने पंजाब में शंभू और खनौरी सरहद से किसानों को हटाने की मुखालफत की है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट धर्मवीर गांधी ने कहा कि किसानों को गिरफ्तार करना गैर जमहूरी है। उन्होंने कहा कि इससे भगवंत मान हुकूमत का तकब्बुर जाहिर होता है। उनका मजीद कहना था कि भगवंत मान किसानों के दुश्मन नंबर 1 हैं और किसानों को ताजिर तबके को खुश करने के लिए हटाया गया है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद धर्मवीर गांधी हमारे साथ हैं, जो पंजाब से आते हैं। लगातार केंद्र सरकार बात कर रही थी धरना दे रहे किसानों से, कल मीटिंग भी हुई और तारीख सुनिश्चित कर दी गई मई की, लेकिन अचानक आधी रात को ऐसा क्या होता है कि किसानों के आंदोलन को ध्वस्त किया जाता, किसान नेताओं को अरेस्ट किया जाता? बातचीत करने आए किसानों को गिरफ्तार करना ये तो वैसे ही गैर लोकतांत्रिक है। इवन जब दो देशों की लड़ाई होती है तो दुश्मन की फौज भी दूसरी तरफ से आए बातचीत करने वाले लोगों को कभी गिरफ्तार नहीं करती, उनको अपने ठिकाने पे जाने देती है, उसके बाद अपनी जो मिलिट्री कार्रवाई है वो करती है। गांधी साहब, आप तो आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, कांग्रेस के भी सांसद हैं, आप आम आदमी पार्टी की कार्यों को समझते हैं। जिस तरह से पिछले काफी समय से भगवंत मान सरकार लगातार पंजाब में काम कर रही है, कई विरोध के स्वर और खासकर किसानों के मुद्दों पे कई मीटिंग को छोड़ के चले आना, उनकी मांग ना सुनना, कि बड़े सवाल खड़ी करती है। ये उनके अहंकार को दर्शाता है और उनके झूठ को, फ्रेब को नंगा करता है। जो वो किसानों के हित की बात कभी किया करते थे, आज वो किसानों के नंबर 1 दुश्मन है और पंजाब के किसानों के आंदोलन को खत्म करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहा यह जा रहा है अरविंद केजरीवाल वहां पर शासन चला रहे हैं, भगवंत मान को रिमोट से चला रहे हैं, ये बात सच है? यस, बिल्कुल, ये उनसे कर रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा आना चाहते हैं। लुधियाना एक टोटल अर्बन सीट है, शहरी हिंदुओं को खुश करने के लिए, व्यापारी वर्ग को खुश करने के लिए, कारखानेदार वर्ग को खुश करने के लिए किसानों पर ये शर्मनाक एक्शन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे धर्मवीर गांधी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पंजाब में किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उनके आंदोलन को समाप्त किया गया और उनको अरेस्ट किया गया, ये कतई गलत है। इसके लिए भगवंत मान दोषी। और कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली स्पीकर के खिलाफ एहतजाज किया है। बीजेपी रुकन असेंबली ने स्पीकर बीमन बनर्जी के खिलाफ असेंबली गेट के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर बीजेपी एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने असेंबली स्पीकर पर उन्हें असेंबली में बोलने की इजाजत न देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रियासत में सिर्फ ममता बनर्जी का आइन नाफिज है। Biman Bandyopadhyay, who belongs to Baruipur Assembly, has been not allowing us to speak inside. Whenever we want to talk about any issues related to the people of Bengal, we are being suspended. Our mic is switched off. We are being thrown out by the marshal inside. And yesterday, when we had gone to Baruipur, the assembly of the speaker, we were heckled, we were harassed. LOP, our leader of opposition, was attacked. His car was attacked. What kind of West Bengal is this? We don't have freedom of speech. Dr. B.R. Ambedkarji's constitution is not applicable here. Is here only Mamata Banerjee's constitution is applicable. So we are protesting. We have burned the effigy of Biman Bandyopadhyay and our protest will continue. वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में नए तामीर शुदा तहसील भवन का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमलावरों की तारीफ यहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला योगी ने कहा कि महाराज सुहेल देव की बहादुरी और शुजात का नतीजा था कि 150 सालों तक कोई भी गैर मुल्की हमलावर भारत पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सका। किसी भी हमलावर की तारीफ का मतलब मुल्क से गद्दारी की बुनियाद को मजबूत करना है। आज़ाद हिंदुस्तान किसी भी गद्दार को कबूल नहीं कर सकता जो हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत की तौहीन करता हो, जो हिंदुस्तान की अबदी सकाफत को पामाल करने वाले हमलावरों की बड़ाई करता हो, जिन्होंने हिंदुस्तान की सनातन की सकाफत को मिटाने का काम किया था, हमारी मजहबी रसूमात पर हमला किया था, उसे आज का नया भारत कतई कबूल नहीं कर सकता। एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की
की पहचान और नाम उन्हीं बालाक ऋषि के नाम पर आगे चला था और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिग्विजय आया है। Every month, 16 billion transactions happen through UPI. More than half the electronic payment transactions across the world happen in India alone. The social outcomes that have been unleashed by this digital transformation are even more profound. We saw the benefits of digital public infrastructure in full flow, especially during COVID. Nearly $9.3 billion were deposited in the accounts of 420 million beneficiaries using the direct benefits transfer system. Taken together, Jan Dhan, Aadhaar and Mobile are known in India as the JAM Trinity. This represents the world's largest financial inclusion program. 19 countries have entered into agreements and understandings with India on the India Stack. और जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कर्नाटक असेंबली में वक्फ बिल के खिलाफ तजवीज़ पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। जेपीसी चेयरमैन ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत को वफाकी ढांचे पर भरोसा नहीं है। हमारे सीनियर नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा ने जगदम्बिका पाल से खास बातचीत की है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी बनी थी और उसके चेयरमैन जगदम्बिका पाल हमारे साथ हैं। सर, कर्नाटक की असेंबली में जो वक्फ बिल है उसको रिजेक्ट करने का प्रस्ताव आया है, ये किस तरह का? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आखिर भारत संविधान से चलता है। संविधान में संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा में राज्य सरकार भी राज्य की विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार, उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करती, केंद्र की सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। केंद्र के कानूनों में हमारी केंद्र की सरकार को, लोकसभा को अधिकार है। लेकिन जिस तरह से वक्त पे केंद्र सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए प्रस्ताव किया और उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से रिपोर्ट आने के बाद अमेंडेड बिल आ रहा है और उसके खिलाफ कि यह वक्फ का बिल ना आए, एक रिजोल्यूशन लेकर के आए हैं, ये एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। हम इसकी निंदा करते हैं। उनको संविधान में विश्वास नहीं, ये केवल तुष्टीकरण है। विधानसभा को तो इस तरह कोई अधिकार नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल आता है तो उसको रिजेक्ट करने का बिल रखा जाए, प्रस्ताव रखा जाए। मैं इसको कह सकता हूँ अनडेमोक्रेटिक स्टेप है। संघीय ढांचे में एकदम अलोकतांत्रिक कदम उनका है जो उन्होंने प्रस्ताव किया है। इससे साफ है कि वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से दिवालियापन है। अब हमारे वक्फ के केंद्र सरकार के उस कानून के खिलाफ रिजोल्यूशन प्रस्ताव कर रहे हैं, तो ये तो साफ है कि कहीं न कहीं उनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है और वो केवल तुष्टीकरण करके अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। जगदम्बिका पाल उनका कहना है कि विधानसभा को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि जब कोई केंद्र में यानी लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल आता है तो उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाए। ये कर्नाटक सरकार, कांग्रेस की जो सरकार है, उसकी तुष्टीकरण की राजनीति है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में सरकारी अदद-ओ-शुमार के लिए डेटा के गैर रिवायती ज़राए से फ़ायदा उठाने पर तबादला ख्याल करने का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में शोबे के माहिरीन ने शिरकत की। इस मामले पर डीटी न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने SNPI के सेक्रेटरी डॉक्टर सौरभ गर्ग से बातचीत की। डेटा फॉर डेवलपमेंट, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किस तरह से नॉन कन्वेंशनल डेटा को ऑफिशियल यूज़ में लाया जाए और मेरे साथ हैं सचिव SNPI। आइए हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सौरभ गर्ग साहब, जब हम बात करते हैं नॉन ऑफिशियल डेटा की, तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि कितना ऑथेंटिक है वो और हम किस तरह से उसको अपने ऑफिशियल यूज़ में ला सकते हैं। हम जब नॉन कन्वेंशनल डेटा की बात है, ये पब्लिक सोर्स से भी हो सकता है, प्राइवेट सोर्स से भी हो सकता है। जैसे हमारा नॉन कन्वेंशनल डेटा में आता है जियो स्पेशल डेटा आता है, GST डेटा आता है, मोबाइल डेटा आता है। हमें जो डेटा चाहिए होता है मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के लिए, इन्फ्लेशन का फीसदी के लिए, GDP के ग्रोथ रेट्स के लिए, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि किस तरह का डेटा हमारे पास आ सके, रियल टाइम में आ सके, सो दैट जो भी हम डेटा से जो भी कैलकुलेट करते हैं, जो भी रिजल्ट्स निकालते हैं, वो रिजल्ट्स टाइमली हो, एक्यूरेट हो और रोबस्ट हो। सर,
इंडिया के पास एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम इंक्लूसिव सोसाइटी को बना सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो ऐसे में नॉन कन्वेंशनल डेटा कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उसको कैसे लेवरेज किया जा सकता है। हमें तरह तरह डेटा को देखना होता है कि क्या क्या अवेलेबल है और कैसे अवेलेबल है। कुछ ट्रांजैक्शन डेटा होता है, कोई फिक्स डेटा होता है और कोई डिजिटल माध्यम से होता है, कोई फिज़िकल माध्यम से होता है। और जब हमारे पास ये सारा डेटा रहेगा तभी हम देख पाएंगे कि हर एरिया, हर वर्ग और जो हमारा विकसित भारत का जो स्वप्न है उसको कैसे हम मेजर कर सकें और हम कैसे देख सकें कि किस प्रकार प्रोग्रेस है। इसीलिए ये हमारा जो प्रयास है कि तरह तरह डेटा, नॉन कन्वेंशनल डेटा को भी हम यूज़ करें सो दैट हम कैप्चर कर पाएँ कि कैसे हमारा देश प्रगति पर है। नॉन कन्वेंशनल डेटा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंडिया अब उस पायदान पे खड़ा है जहाँ से हम 2047 का विकसित भारत का सपना अच्छे से देख सकते हैं और उसको पूरी तरह से हम उसको रियलाइज़ भी कर सकते हैं। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। एक ज़माना हुआ करता था कि एक नन्ही सी गोरैया सुबह की पहली किरण के साथ सहन में उतरती और चहचहाहट से सारे घर में उसकी आवाज़ गूंज जाती थी। सहन में फुदक फुदक कर दाना चुगना और कोई आहट सुनकर जल्दी से उड़ जाना बच्चों के लिए किसी तजस्सुस से कम नहीं होता था। लेकिन वक्त बदला और आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि गोरैया जो पहले सैकड़ों की तादाद में हुआ करती थी, अब वो खात्मे के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। माहौलियाती निज़ाम के लिए इस छोटे परिंदे को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे यानी गोरैया का आलमी दिन मनाया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। गौरैया जो अपने छोटेपन और चहचहाने वाली आवाज़ के लिए जानी जाती है, जो कभी हमारे आंगनों, छतों और खिड़कियों पर फुदकती चहकती नजर आती थी, आज खात्मे के दहाने पर है। इंसानों के आसपास रहने की वजह से समाजी परिंदा कहे जाने वाली चिड़िया आज समाज से ही दूर होती जा रही है। गौरैया की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। बढ़ती हुई शहरकारी, मोबाइल टावरों के रेडिएशन और कंक्रीट के जंगलों के फैलाव के साथ ही आलूदगी और खेती के तौर तरीकों में तब्दीली ने इसका घर छीन लिया है। इसके सबब गौरैया की तादाद में भी मुसलसल कमी आ रही है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में गौरैया की तादाद तकरीबन 1.6 अरब है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने गौरैया की घटती आबादी को देखते हुए 2002 में इसे खतरे वाले जुमरे में शामिल कर दिया। वहीं भारत सरकार ने इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के शेड्यूल में शामिल किया है। इसके तहत गौरैया का शिकार करना और कहीं ले जाना सख्त मना है। गौरैया से दुनिया को पहली बार 1851 में अमेरिका के ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ने मुतारिफ कराया था। गौरैया पर गहराते बहरान से फिक्रमंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसे हयातियाती तनव्वो के लिए अहम बताते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों से अपील की। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गौरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गौरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गौरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। गौरैया की कम होती तादाद को देखते हुए 2010 से 20 मार्च को गौरैया का आलमी दिन मनाने की शुरुआत हुई। इसमें नेचर फॉर एवर सोसाइटी के मोहम्मद दिलावर का किरदार अहम रहा। सालों से गौरैया की तहफ़्फ़ुज़ मुहिम से जुड़े और गौरैया की हिफाजत पर 3 किताबें लिख चुके गौरैया के माहिर पटना के संजय कुमार ने बेदारी मुहिम चलाकर इस मुहिम से सैकड़ों लोगों को जोड़ा है। हमारी नन्ही दोस्त गौरैया विलुप्ति की ओर बढ़ चली है। उसकी घर वापसी की पहल हमें ही करनी होगी और ये जन भागीदारी से होगी। स्पैरो मैन के नाम से मशहूर गुजरात के जगत किन खाबवाला जहां गत्ते का घोंसला बनाकर गौरैया की घर वापसी में मसरूफ हैं, वहीं नरेंद्र फालूदी प्लाई और मिट्टी के घोंसले गांव-गांव लगाकर गौरैया की रिहाइश का इंतजाम कर रहे हैं। गौरैया माहौलियाती निज़ाम और हयातियाती तनव्वो का एक अहम हिस्सा है, जो बीज के फैलाव और कीड़ों पर काबू पाने में अहम किरदार निभाता है।
गौरैया के आलमी दिन की पहल के बाद लोगों में भी गौरैया के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से बेदारी बढ़ी है। हालांकि इस समाजी चिड़िया को बचाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गौरैया की चहचहाहट घर आंगन में सुनने को मिलने लगी है। गौरैया की हिफाजत की मुहिम से एक उम्मीद जागी है और इस प्यारी चिड़िया से हम यही कहेंगे, ओरी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया, आंगन में फिर आना रे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में बीसीसीआई ने इस माह दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 58 करोड़ रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया। रोहित शर्मा की क़यादत वाली टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ये अवार्ड खिलाड़ियों, कोचिंग और स्पोर्ट स्टाफ और अजीत अगरकर की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी को दिया जाएगा। बोर्ड ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि बीसीसीआई के सदर रॉजर बन्नी को कितनी इनामी रकम मिलेगी। एक बयान में कहा गया कि मुसलसल 2 आईसीसी टाइटल जीतना खास है और ये अवार्ड टीम इंडिया के अज़्म और आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हौसला अफजाई है। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।